अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको डिस्कस करने से पहले जरा यहाँ देख लें, थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं। हमारे पास नॉर्मल जो साल्ट्स हैं वो दो किस्म की है, सही है। एक ऐसे साल्ट्स हैं कि अगर आप उनको एक्वस सोल्यूशन उसका बनाएं, उसको पानी में डिजॉल्व करें तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। सपोज एक साल्ट है ए और बी, इसको जब आप पानी में डाल देते हैं तो इसके जितने भी फार्मूला यूनिट्स हैं सारे के सारे अगर ब्रेकअप हो तो एक पे पॉजिटिव एक्वस और दूसरे पे नेगेटिव एक्वस, ये पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। कुछ साल्ट्स ऐसे हैं, सपोज ए और बी, जब आप इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो बहुत सी थोड़ी मिकदार में ये पानी में डिजॉल्व हो सकता है और ज्यादा ये डिजॉल्व नहीं होता। ऐसे साल्ट्स जो ज्यादा आयोनाइजेबल ना हो, जो पानी में ज्यादा आयोनाइज ना हो, ऐसे साल्ट्स को कहते हैं स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट। मतलब ऐसे साल्ट जो कंप्लीटली वाटर में आयोनाइज नहीं होते, कंप्लीटली वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, उनका कुछ अमाउंट डिजॉल्व हो जाता है। हम कंसिडर करते हैं कि इस साल्ट के सपोज 1 लाख फार्मूला यूनिट्स हैं और उनमें से अगर सिर्फ 2 ऐसे फार्मूला यूनिट है कि वो डिजॉल्व हो जाए तो हम कहते हैं कि ये जो साल्ट है ये स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट है। इसके तमाम के तमाम जो 1 लाख फार्मूला यूनिट्स हैं वो डिजॉल्व नहीं होते, उनमें से कुछ अमाउंट जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे साल्ट्स को स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट्स कहते हैं। अब देखिए, साल्ट की जो नेचर है वो इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर होता है। अगर आप कोई साल्ट पानी में डाल दे और वो आयोनाइज हो जाए तो उसमें बिजली कंडक्ट की जा सकती है। तो ऐसे मटेरियल जिनको आप पानी में डालें, वो आयोनाइज हो और वो बिजली कंडक्ट कर सकते हो, ऐसे मटेरियल को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट 2 किस्म की हैं। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो मटेरियल है जो कंप्लीटली वाटर में डिजॉल्व या आयोनाइज हो सकता है और कंप्लीटली बिजली कंडक्ट कर सकता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो मटेरियल्स है जो फुली आयोनाइज नहीं होता, उनका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस चैप्टर में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या पार्शियली आयोनाइज मटेरियल है उनको हम स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट्स कहते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? अब इधर देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड पढ़ेंगे, उसके बाद डिफिनेशन की तरफ आएंगे। इधर देखिए, एक स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट है सिल्वर क्लोराइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये जब आप पानी में डिजॉल्व करते हैं ये आयोनाइज तो हो जाता है मगर बहुत कम कंसंट्रेशन में ये पानी में डिजॉल्व हो सकता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। इसका जो कुछ अमाउंट है वो पानी में आयोनाइज होगा और ज्यादा अमाउंट जो है वो अनआयोनाइज्ड रहेगा। तो अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड है और आप इसको पानी में डाल दे, सिल्वर मेटल है पॉजिटिव चार्ज और एक्वस मीन ये डिजॉल्व हो जाएगा और क्लोरीन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब अगर देखिए इसके ऊपर अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें, क्या करें? लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आप ऐसे कैलकुलेट करें कि प्रोडक्ट ले और उसके एक्सपोनेंट ले और डिवाइड बाय रिएक्टेंट ले और उसके एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट यानी पावर ले। ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? जिस तरह गैसेस में हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो आयंस में भी एक्वस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम अटेन होता है। पहले साल्ट की मिकदार है, उसके बाद ये आयनाइज होगा, फिर इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो अगर वही कंसेप्ट उठा ले और इस स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट के ऊपर अप्लाई करें तो Kc वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये दोनों है ना, ये दोनों आयंस है, सिल्वर आयंस इनटू क्लोराइड आयन और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है? सिल्वर क्लोराइड। तो मैंने नीचे लगाया है सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए, शुरू में हमने ये बताया कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट है। स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट से मुराद ये है कि ये बहुत कम हद तक पानी में डिजॉल्व हो सकता है और इसका जो ज्यादा अमाउंट है वो अनआयोनाइज होता है। अब इधर देखिए, अगर आपके पास ये एक कंटेनर है और इसमें आप कंसिडर करें
कि 1 लाख साल्ट के मॉलिक्यूल है और ये सारे साल्ट में आपने पानी डाला है और आप देखते हैं कि इस साल्ट के कितने मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं। तो सपोज कर ले उस 1 लाख मॉलिक्यूल में या फार्मूला यूनिट्स में सिर्फ 2 आयोनाइज हैं, तो आप कह सकते हैं ना कि ओवरऑल साल्ट के कंसंट्रेशन में इतना खातिर ख्वाह चेंज हमें नहीं मिला, उसका जो ओवरऑल मिकदार है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ओवरऑल अनआयोनाइज है और उसके सिर्फ 2 ऐसे यूनिट्स हैं जो इस एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड हो चुके हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो सिल्वर क्लोराइड की अमाउंट है दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसमें इतना फर्क नहीं आता। तो इस पॉइंट की समझ आ गई है ना कि अगर आपके पास 1 लाख फार्मूला यूनिट है तो 1 लाख तो बहुत ज्यादा है और 1 लाख में से 1 या 2 मॉलिक्यूल अगर बाहर चले जाए तो इस ज्यादा अमाउंट पे इतना फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखिए अगर साल्ट ऑलमोस्ट सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये नीचे जो सिल्वर क्लोराइड की कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है क्योंकि ये साल्ट पानी में काफी कम हद तक डिसॉल्व हो सकता है। अब देखिए केसी खुद एक कांस्टेंट है और साल्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो हम जब इक्वेशन का इक्वेट करते हैं कांस्टेंट चीजों को एक साइड पे लिखते हैं, तो चूंकि साल्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है इसको हटाने के लिए इसी कांस्टेंट कंसंट्रेशन को दोनों साइड्स पे आप क्या करें, दोनों साइड्स पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब देखिए ये खुद कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और साल्ट की कंसंट्रेशन भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसमें जो चेंज आता है काफी कम हद तक आता है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू एक और कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को कहते हैं KSP। यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, समझ आ रहे? तो यहाँ भी के और यहाँ भी के, लेकिन ये स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट के लिए हमने निकाला है। जो नॉर्मल केसी की वैल्यू है वो हम ऐसे निकालते हैं प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, और इसमें जो रिएक्टेंट है वो चूंकि कांस्टेंट है तो केसी के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो एक नया कांस्टेंट बनाता है और उसे नए कांस्टेंट को KSP कहते हैं। यानी ये वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बट फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। वो किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर, समझ आ रहे, पॉजिटिव, एंड टू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड। अब समझ आया कि नहीं आया? लॉ ऑफ मास सेक्शन अगर गैसेस के लिए हम पढ़ते थे उधर हम नीचे प्रोडक्ट के नीचे रिएक्टेंट लिखते थे, लेकिन चूंकि यहाँ रिएक्टेंट ऑलरेडी सेम है, कांस्टेंट है, तो वो केसी के साथ मल्टीप्लाई होके एक नया कांस्टेंट बनाता है और इसी नए कांस्टेंट को कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें हम साल्ट की बात करते हैं और साल्ट एक्वस सॉल्यूशन में सोल्यूबल होता है, समझ आ रहे? लेकिन चूंकि ये कम हद तक है तो स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है, उसकी अगर आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालते हैं, केसी वैल्यू निकालते हैं, उसको KSP कहते हैं और डिफाइन ऐसे करते हैं। देखिए इक्वेशनली भी आप किस तरह डिफाइन करें कि द प्रोडक्ट ऑफ आयंस रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट, और उधर हम ऐसे केसी डिफाइन करते थे द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट। और इसका डिफिनीशन इसलिए ये दूसरा नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हम यहाँ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो उसका सिंपल डिफिनीशन इसका है कि द प्रोडक्ट ऑफ आयंस रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब उधर आ जाए, अब आपको समझ आ जाएगा। देखिए सो डिफिनीशन इसकी क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जब किसी साल्ट को आप ले ले तो उसके जितने आयंस बनते हैं उनकी कंसंट्रेशन ले ले, आयंस ये बनते हैं ना, इसको आप छोड़ दे क्योंकि दिस ऑल रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपने सिर्फ अगर इसकी केसी वैल्यू निकालनी है ना तो इसकी केसी वैल्यू को KSP कहते हैं। किस तरह निकालेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ आयंस, सिल्वर आयन ले ले और इसका कोएफिशिएंट 1 है ना तो 1 लगाए, और क्लोराइड आयन ले ले नेगेटिव और कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1। नीचे प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए इस KSP की इंपॉर्टेंस जो है वो किस हवाले से है, तो ये इस हवाले से है कि KSP वैल्यू को देखकर आप ये अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा साल्ट पानी में ज्यादा सोल्यूबल है और कौन सा साल्ट पानी में ज्यादा सोल्यूबल नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
जो वीक साल्ट्स है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये Ksp वैल्यू उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में हमें बताता है। तो पहला पॉइंट, अगर Ksp वैल्यू हाई है तो उस साल्ट की वाटर में सॉल्युबिलिटी हाई है। अगर Ksp वैल्यू कम है, उस साल्ट की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है। अगर किसी साल्ट की Ksp वैल्यू ज्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो बिजली कंडक्ट कर सकेगा। और अगर Ksp वैल्यू कम है, वो कम आयनाइज होगा, तो वो कम बिजली कंडक्ट करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मकसद ये है कि ये हमें किसी साल्ट की सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एक साल्ट है और उसकी Ksp वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई टू द पावर -2, और आप क्या करते हैं, लैब में चले जाते हैं और इसको 30 डिग्री हीट प्रोवाइड करते हैं, तो अब आप ये बताइए कि हीट बढ़ाने से या इस साल्ट को गर्म करने से, इस साल्ट को हीट अप करने से Ksp वैल्यू बढ़ेगी? ऑप्शन बी, Ksp वैल्यू कम होगी। ऑप्शन सी, नो इफेक्ट। आपके ख्याल से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नो इफेक्ट जी। क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? जनरली स्पीकिंग, जब आप कोई साल्ट ले लेते हैं और वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता, तो जब आप उसको हीट करते हैं उसकी आयनाइजेशन बढ़ती है। तो जब आयनाइजेशन बढ़ती है, Ksp वैल्यू क्या होगी? Ksp वैल्यू बढ़ेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मकसद ये है कि जनरली द वैल्यू ऑफ Ksp इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन साल्ट की नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब ऐसे साल्ट है, हीट ऑफ हाइड्रेशन तो जानते हैं ना, बताऊंगा भी। जब आप कोई सॉलिड या आयन किसी वाटर में या लिक्विड में डिजॉल्व कर दे, तो जब वो डिजॉल्व हो जाता है, वो कुछ हीट रिलीज करता है। अब ऐसे करें, लैब में चले जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड ले ले और बीकर में डालें जिसका पानी ठंडा। जब आप इसको स्टिर करें ना, 2-3 मिनट बाद आप जरा बीकर को टच करें, वो थोड़ा सा हीट अप होगा। हाइड्रेशन इस प्रोसेस को कहते हैं जब कोई सॉल्यूट पानी में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, तो हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होती है एज अ हीट, तो वो आपको गर्म मिलेगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। इधर देखिए, अगर कोई साल्ट है और वो ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन हमें देता है, तो फिर आपने उस साल्ट को हीट नहीं देना। लास्ट टाइम टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा था ना, अगर वो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक हो, हीट ऑफ हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर वो ज्यादा हीट देता है तो फिर आपने हीट प्रोवाइड नहीं करनी। लेकिन उस केस में अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में एसिड्स बेसिस एंड साल्ट में जब नेचर ऑफ साल्ट पढ़ लेंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस साल्ट की Ksp टेम्परेचर से बढ़ेगी और किस साल्ट की Ksp टेम्परेचर से कम होगी। बस जनरली बात यह है कि अगर वो साल्ट ऑलरेडी हीट देता है, आपने हीट नहीं देनी, और अगर वो हीट नहीं देता, आप हीट दे दे, मगर जनरली इंक्रीजेस। समझ आ रहा है? अब देखिए, अगर कोई एक और साल्ट है और वो भी एक्सपेरिमेंटली सोल्यूबल साल्ट है, पानी में ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता, और वो है लेड सल्फेट का साल्ट। लेड सल्फेट जब आप पानी में डालते हैं तो लेड +2 आयन और सल्फेट +2 आयन में आयोनाइज हो जाता है, मगर बहुत कम लिमिट तक ये आयोनाइज हो सकता है। तो चूंकि इसमें इतनी कमी नहीं आती, इसको आप इग्नोर करें। जब आप इसके लिए Ksp की इक्वेशन निकालें तो वो बराबर है द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में 2 आयन्स है ना, लेड +2 आयन है और उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो आप ले ले 1। और दूसरा है सल्फेट आयन, और सल्फेट आयन का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो आप ले ले 1। ये इसकी Ksp है। इसको हम इसलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि इसका जो नेट कंसंट्रेशन है उस पे इतना खास फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहे? इसके बाद अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से एप्लीकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो Ksp हमने पढ़ी, अब इसके कुछ एप्लीकेशन हैं। जिस तरह मैंने आपको पहला एप्लीकेशन ये बताया था इससे पहले कि ये आपको ये भी बताता है कि कौन सा साल्ट एक्वस सोल्यूशन में ज्यादा आयोनाइज होगा और कौन सा कम आयोनाइज होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन लिटरेचर में जो इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है वो इससे प्रेडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसको समझने से पहले आप कंसिडर करें, हम पढ़ते थे QC और KC, याद है ना? QC वो कंसंट्रेशन है जो कि अभी तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ,
और KHC वो कंसंट्रेशन है जो हम इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट करते थे, याद है ना। इसी तरह से दो चीजें और है, एक को कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट और एक को कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट उस QC की तरह है, आयंस का वो प्रोडक्ट, आयंस का ये प्रोडक्ट है ना जो इससे पहले हम निकालते थे, उधर देखिए ये सिल्वर और क्लोराइड है प्रोडक्ट है ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। आयनिक प्रोडक्ट मीन आयंस का प्रोडक्ट, लेकिन वो कंसंट्रेशन उनकी जो कि इक्विलिब्रियम से पहले है, यानी अभी तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ। और KSP वही आयंस है मगर किस कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम पे। सपोज आपने सिल्वर क्लोराइड लिया है, इधर देखिए सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही आपने डिसॉल्व किया है अभी तक इक्विलिब्रियम आपने गेन नहीं किया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, तवाजुन में नहीं है। तो उस टाइम पे अगर आप उसके ये वैल्यू निकालेंगे, उसको आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं कि कितने आयंस अभी तक डिसॉल्व हो चुके हैं। और जब वो आयंस इक्विलिब्रेट कर जाए, साल्ट और आयंस के दरमियान एक इक्विलिब्रियम गेन हो, जब उस पॉइंट पे आप क्या करते हैं, उस आयंस की प्रोडक्ट निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिस तरह गैसेस में हम इस तरह पढ़ते थे कि पहले प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट जीरो है, वक्त के साथ साथ ये कम होगा और वक्त के साथ साथ ये ज्यादा होगा, लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा कि उसके बाद इसकी जो नेट इफेक्ट होगी वो सेम होगी। तो उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते थे, और उस पॉइंट पे जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे उसको हम कहते थे KC, और उससे पहले जो भी पॉइंट हो उसको हम कहते थे QC। इसी तरह ये भी है, इक्विलिब्रियम पे अगर है किसी साल्ट की आपने ये निकालनी है तो KSP कहते हैं, और अगर इक्विलिब्रियम से पहले है तो उसको क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट। अब इधर देखिए, तो ये हमें प्रेडिक्शन ऑफ प्रिसिपिटेशन बताएगा। अब प्रिसिपिटेशन क्या है, प्रिसिपिटेशन वो अमल है कि उसमें आपने सपोज इधर देखिए, पहले याद कर लेता हूं, आपने एक बीकर लिया है, क्या लिया है, और बीकर में से आपने कोई साल्ट डाल दिया है, और ये साल्ट जो है वो इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, सपोज करते हैं, सही है। तो वो साल्ट इस सोल्यूशन में नजर नहीं आएगा। या सपोज आप शुगर ले लें, चीनी ले लें, उसको जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो जब पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो क्या आपको शुगर नजर आ रहा है, शुगर नजर नहीं आता। समझ आ रहे कि। या अगर आप मिल्क ले लें और उसको पानी में डाल दें और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो वो होमोजीनियस आपको नजर आता है ना, मिल्क के पार्टिकल्स तो आपको नजर नहीं आते। या मिल्क में से ऐसे कौन से ऐसे फैट्स या कंपोनेंट्स हैं वो आपको नजर नहीं आते। लेकिन अगर हम ऐसे करें कि ये जो शुगर आपने डाला है, कोई साल्ट डाला है या मिल्क आपने डाला है, अगर इसकी डिसोल्यूशन को हम छेड़ दें और ये जो डिसॉल्व मैटर है दोबारा अनडिसॉल्व हो, दोबारा क्या हो, अनडिसॉल्व हो, तो वो एज अ पार्टिकल फॉर्मेशन आपको उस बीकर में सामने नजर आ जाएगा और वो नीचे बैठ जाएगा। तो इस इफेक्ट को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन। सपोज आप सोडियम क्लोराइड ले लें, पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसको अगर हम छेड़ दें, किस तरह छेड़ दें, टेम्परेचर के लिहाज से या आयंस के लिहाज से, कुछ भी इस सोल्यूशन के साथ हम करें, और वो जो डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड है वो दोबारा से अनडिसॉल्व स्टार्ट शुरू हो जाए, समझ आ रहे, वो स्टार्ट करे अनडिसोल्यूशन, तो उसके पार्टिकल आना शुरू हो जाएगा और वो नीचे बैठ जाएगा, तो लिहाजा उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। अब देखें, आप घरों में जब आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपके पास मिल्क है और आप मिल्क को पानी में डिसॉल्व करें, पहले जब हम इसको हीट करते हैं ना तो इसकी डिसोल्यूशन बढ़ती है, आपको यूनिफॉर्म मिल्क नजर आएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मिल्क के अंदर जो डिसॉल्व फैट्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। मिल्क के ऊपर देखा है ना आपने, समझ आ रहे, वो जो डिसॉल्व फैट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और उसको फिर हम रिमूव करते हैं मिल्क से। तो ये क्यों दोबारा ऊपर आ जाते हैं, बिकॉज द डिसॉल्व मटेरियल स्टार्ट्स अनडिसॉल्विंग नेचर, मतलब वो अनडिसॉल्विंग नेचर शो करता है, तो या ऊपर आएगा अगर लाइट है और अगर हेवी है तो नीचे बैठ जाएगा। इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, वो फायदा ये है, अगर आपके पास कोई कंटेनर है, समझ आ रहे, आपके पास सपोज कोई साल्ट है, पहले कंटेनर छोड़ दे, और उस साल्ट में सपोज मिट्टी है
या वो साल्ट जो है इम्प्योर है, उसने एटमॉस्फेयर में किसी के साथ रिएक्शन की है और आप चाहते हैं कि आपको प्योर साल्ट मिले, समझ आए, तो आप क्या करें, वो साल्ट ले लें, उसको पानी या दूसरे जो भी सॉल्वेंट है उसमें डिजॉल्व करें, तो वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। अब वक्त के साथ साथ उसको हीट अप करें, तो जिस टेम्परेचर पे उसकी डिसोल्यूशन बढ़ती है तब तक वो डिजॉल्व होता जाएगा, लेकिन जैसे ही उस टेम्परेचर से हम अबव जाएंगे, वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है जो पहले डिजॉल्व था अब अनडिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा या नीचे बैठ जाएगा। तो जो गंदगी है वो उससे उस सॉल्वेंट में रिमूव हो जाएगी और आपको प्योर मटेरियल मिल जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ सॉल्वेंट में हम साल्ट ऐड किए होते हैं, अगर हमें दोबारा फ्रेश साल्ट चाहिए तो कोई ऐसा और मटेरियल डालते हैं या हीट अप करते हैं या उसके साथ कोई ऐसा ऑपरेशन करते हैं कि जो अनडिजॉल्व मटेरियल है दोबारा अनडिजॉल्व होना शुरू कर दें, तो हमें प्योर केमिकल मिलता है। तो पहला जो केएसपी का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है प्रेडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि जो बीकर है जिसमें आपने साल्ट डाला है उसकी प्रेसिपिटेशन कब होगी। तो तीन कंडीशंस हैं। क्या है? तीन कंडीशंस है। इधर देखिए, अगर आपके पास एक बीकर है और उसमें आपने एक्सपेरिंगली सोलुबल साल्ट डाला है, तो जब आप फॉर एग्जांपल स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट ए बी डाल दे तो ये आयोनाइज होगा ए पॉजिटिव में और सपोज बी नेगेटिव में, और इसकी जो अपने केएसपी वैल्यू है मैं सपोज करता हूं 1.2 मल्टीप्लाई टू द पावर -2 है। और अब मैं क्या करूं, जितने आयंस इसमें डिजॉल्व हैं उसकी केएसपी वैल्यू ये मुझे पता है, लेकिन अगर मुझे ये पता नहीं है कि ये क्या मेरा साल्ट जो अभी आयनाइज हुआ है क्या इक्विलिब्रियम गेन हो चुका है या नहीं। जिस तरह हम केसी और क्यूसी को कंपेयर करते थे, अगर केसी और क्यूसी बराबर है हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, और जब वो इक्वल नहीं होते हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं है। तो अगर आप कोई साल्ट इस पर डिजॉल्व कर दें और अब आप चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरा जो साल्ट है क्या इसने इक्विलिब्रियम गेन किया है, तो ऑलरेडी लिटरेचर में इसकी वैल्यू होगी। अब आप क्या करें, इसके जो आयंस है उसके कंसंट्रेशन उसको आपस में मल्टीप्लाई करें ना, ये x होगा और ये y होगा, तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन मल्टीप्लाई करें और उसके एक्सपोनेंट ले लें, इससे एक वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट, यानी दोनों आयन का कंसंट्रेशन इस वक्त इस सॉल्यूशन में क्या है। अगर उसी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू बिल्कुल ऊपर जैसी है, इसका मतलब है कि ये जो साल्ट है जो अभी सॉल्यूशन में डिजॉल्व है वो इक्विलिब्रियम पे है और सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है। सैचुरेट का ये मतलब है ना कि एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसने डिजॉल्व किया है, ये सॉल्यूशन जो है सैचुरेट हो चुका है। लेकिन अगर हम ये कहें कि एसपी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है कि बहुत कम आयंस उसमें डिजॉल्व है। आयनिक प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो, सॉरी केएसपी अगर ज्यादा हो आयनिक प्रोडक्ट से, तो आयनिक प्रोडक्ट से मुराद कि इसमें कम आयंस डिजॉल्व हो गए हैं। सपोज आपने एक बीकर लिया है और आपके पास 1000 मॉलिक्यूल्स है साल्ट की, और इस वक्त सिर्फ 4 मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो चुके हैं, तो कौन सा ज्यादा है? तो देखिए, और ऑलरेडी इस साल्ट का जो वैल्यू है वो किसी बुक में है और वो बुक बताता है कि ये वैल्यू इतनी है पावर 6, और जब आप इस आयंस को कैलकुलेट करें वो है 0.001, तो कम है ना, बहुत कम है। कम से मुराद ये है कि बहुत कम आयंस इस साल्ट में मौजूद है, तो जब बहुत कम आयन डिजॉल्व हो तो आयनिक प्रोडक्ट बहुत कम होता है। किससे? केएसपी वैल्यू से। तो अगर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मिकदार कम डिजॉल्व होते हैं उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी आयनिक प्रोडक्ट कम है, आयंस इसमें बहुत कम है, आप मजीद ऐड कर सकते हैं, तो लिहाजा जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, अगर देखिए आपने 1000 मॉलिक्यूल लिए थे और बहुत सारे मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो चुके हैं, इतने डिजॉल्व हो चुके हैं कि सैचुरेट से भी ज्यादा डिजॉल्व हो चुके हैं। जब आयनिक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा आयन डिजॉल्व हो चुके हैं,
तो लिहाजा KSP की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से कम होगी। तो अगर बहुत ज्यादा आयन डिसॉल्व है तो सोल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड है। अब इसका हमें क्या फायदा है, हमें ये फायदा है, बीकर ले लें, उसमें बहुत कम साल्ट डिसॉल्व करें, कम साल्ट डिसॉल्व करेंगे तो आयनिक प्रोडक्ट कम होगी ना, सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है। इसमें आप मजीद साल्ट ऐड कर सकते हैं, आप साल्ट ऐड करते हैं और जैसे ही आयनिक प्रोडक्ट और KSP से इक्वल वैल्यू मिलती है, इसका मतलब है सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, अब इक्विलिब्रियम में। आप इसको डिस्टर्ब ना करें। लेकिन अगर आप इसको और भी डिस्टर्ब करते हैं और भी सॉल्यूट ऐड करते हैं तो आयनिक प्रोडक्ट और भी ज्यादा होगी, तो सोल्यूशन सुपर सैचुरेट हो जाएगा। अब इधर देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जब भी सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो और आप उसके साथ मजीद आप क्या करें, इसको छेड़ दें, मतलब एक सोल्यूशन है जो बिल्कुल हाई लेवल तक चला गया है, मजीद सोल्यूट ऐड नहीं कर सकता तो सुपर सैचुरेटेड है ना, और आप जबरदस्ती और भी सोल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो अगर आप जबरदस्ती और सोल्यूट ऐड करेंगे, जो डिसॉल्व चीजें हैं वो अनडिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह हम हैं, अगर कम खाना खाते हैं तो हम और खा सकते हैं, हमारी स्टमक की कैपेसिटी है, अगर उसी मिकदार तक खाते हैं तो हम सैचुरेट हो जाते हैं। लेकिन हद से ज्यादा भी खा सकते हैं एक्सरसाइज करके, समझ आ रहे, और डाइजेस्टिव चीजें लेके, एपेटाइजर लेके, जब हद से ज्यादा खाते हैं तो बिल्कुल सुपर सैचुरेट हो जाते हैं। और जब सुपर सैचुरेट के ऊपर भी आप कुछ खा ले तो आप उल्टियां करते हैं कि नहीं करते। ऐसा सोल्यूशन भी है, अगर उसमें साल्ट का मिकदार कम है तो वो अनसैचुरेटेड है, अगर उसमें साल्ट ऑप्टिमम है तो वो सैचुरेटेड है, और अगर ऑप्टिमम से ज्यादा है, हद से ज्यादा है, तो सुपर सैचुरेटेड है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोल्यूशन तब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट करता है, उल्टियां करना स्टार्ट करता है जब वो सुपर सैचुरेटेड हो। ये एक पॉइंट के लिए मैंने सारा किस्सा किया है कि सोल्यूशन कब प्रेसिपिटेशन करेगा, जब वो सुपर सैचुरेटेड हो। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में प्रेसिपिटेशन नहीं होती, सैचुरेटेड में भी इतनी नहीं होती, लेकिन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में प्रेसिपिटेशन जरूर होती है। तो अगर आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है और आप एक ही पार्टिकल इसमें डाल देंगे तो ये अनसैचुरेट हो जाएगा, मतलब दोबारा जो डिसॉल्व चीजें हैं वो अनडिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो लास्ट कंडीशन है ये हमें बताता है कि किस सोल्यूशन में सैचुरेशन होगी या नहीं होगी। अब इधर देखिए, जो दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है KSP का, वो है सॉल्युबिलिटी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि KSP आपको ये बताता है कि आपके इस सॉल्वेंट में ये पार्टिकुलर सॉल्वेंट कितना डिसॉल्व है। तो हम कंसीडर करते हैं सिल्वर क्लोराइड, अगर इसको हम पानी में डिसॉल्व करें तो KSP इज इक्वल टू, सपोज इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो S के बराबर है, X एक अमाउंट है 0.1, 0.2, 0.3 मोल पर DM3 जितना भी है, और दूसरे के जो सॉल्युबिलिटी है, अब देखिए दोनों 1:1 में है, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी 1 है तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी 1 है ना, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हम S की बजाय आप X भी कंसिडर कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको पता नहीं है कि क्या वैल्यू है, और इसकी भी सॉल्युबिलिटी सपोज X है, ये भी 1:1 में है ना सारे, तो कोफिशिएंट 1 है, इसकी भी 1/1 और इसकी भी 1/1, X पावर 1 या S पावर 1 जो भी आप लेते हैं, तो मुनासिब ये होगा कि सॉल्युबिलिटी S से है तो आप S ले लें। तो देखिए KSP वुड बी इक्वल टू, बेसिस सेम है ना, तो पावर विल बी एडेड, तो S2। और अगर आप एक की सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं तो क्या करें, तो आप ऐसे करें कि अगर आप सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं S, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP। ये सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन है इस साल्ट के लिए। अब इधर देखिए, इस पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास सिल्वर क्लोराइड साल्ट है और इसकी जो KSP वैल्यू है वो है 1.02 पावर -6, समझ आ रहे, आप क्या करें, इस साल्ट की सॉल्युबिलिटी तलाश करें। तो देखिए बहुत सिंपल है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP फॉर दिस साल्ट, यानी आपने ये यहां से कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा, तो L विल बी इक्वल टू जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट ले लें, वो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखिए आपको यहां से अंदाजा हो जाएगा। देखिए इस लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन क्या है ये आप जरा घर में भी ट्राई करें। क्वेश्चन ये है
कि एक पार्टिकुलर बीकर है, उसमें कैल्शियम फ्लोराइड का साल्ट मौजूद है और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे है, सही है। सपोज उसकी KSP वैल्यू n है, n मीन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने मोल पर DM क्यूब है वो उसकी वैल्यू है। कहते हैं कि आप जरा सॉल्युबिलिटी निकालें कि इस मटेरियल की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो इधर देखिए शाबाश। अगर इस साल्ट के लिए हम सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो वो डायरेक्ट इस तरह ना निकालें, पहले ये रिएक्शन लेके। रिएक्शन क्या है, आपके पास कैल्शियम फ्लोराइड एक सॉलिड साल्ट है, इसको जब आप पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये कैल्शियम आयन में प्लस 2 आयन में एक्वस, और प्लस चूंकि F2 है ना, इधर देखिए F2 है और एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकते हैं, तो दो फ्लोरीन एक कैल्शियम के साथ दो बॉन्ड बनाते हैं ना। देखिए कैल्शियम ग्रुप 2 में है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और एक इसके साथ आयनिक बॉन्डिंग करता है, समझ आ रहा है। कैल्शियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दो फ्लोरीन लेते हैं, तो दो फ्लोरीन और ये नेगेटिव एक्वस आयन। अब देखिए अगर इसके लिए हम सॉल्युबिलिटी का इक्वेशन लिखें तो KSP विल बी इक्वल टू, इस कैल्शियम के बजाय आप S लिख ले, सॉल्युबिलिटी को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1, तो आप ले ले 1। अब इस दूसरे की बारी है, दूसरा है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2 है ना, तो आप लेके 2S, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन डबल है और लॉ ऑफ मास एक्शन से यही आपने पावर भी लेना है, याद है ना कि पहले कंसंट्रेशन तो ये है और कोएफिशिएंट कहां से आए, लॉ ऑफ मास एक्शन से। अब इधर देखिए तो KSP वुड बी इक्वल टू S पावर 1 अपनी जगह, और इधर देखिए 2 पे जब स्क्वायर आ जाएगा क्या बन जाएगा 4, और S पे जब स्क्वायर आ जाएगा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना, S स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों चीजों की बेसिस सेम है, S1 और S2 से क्या बन जाएगा S3, 4S3। अब आपने सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है सॉल्युबिलिटी, तो पहले तो 4 पे दोनों साइड पे डिवाइड कर, तो जो S क्यूब है इधर देखिए, जो S क्यूब है दैट वुड बी इक्वल टू KSP और डिवाइड बाय 4। अब क्यूब को जब आपने हटाना है तो क्यूब रूट लेकर आना है, जिस तरह स्क्वायर को हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लेकर आते हैं, बस मैं डायरेक्टली करवाता हूं। तो यहाँ भी क्यूब रूट ले ले और वहां भी, जब यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब खत्म हो जाएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू क्यूब रूट ये है ना 3 इंटू KSP और डिवाइड बाय 4। तो कोई ऑप्शन इसमें है ये वाला ऑप्शन, समझ आ रहा है क्या। तो इस तरह पार्टिकुलर साल्ट की KSP वैल्यू आपने निकाली। इधर इन्होंने कहा है कि KSP की जगह N है, तो आप अगर यहाँ पे ऐसा ऑप्शन हो तो ये भी सही है, और इसकी जगह अगर ऊपर N/4 हो तो ये भी सही है। KSP की जगह ये लोग कहते हैं आप N के लिए। आप जरा आज जाके ऐसे करें कि लेड सल्फेट के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल करके उसकी सॉल्युबिलिटी निकालें कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड है, उसके लिए जरा चेक करें कि क्या होगी। तो देखिए 2-3 ये साल्ट अगर आप सीख लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। लास्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो पहले के साथ कनेक्टेड है, इसको कहते हैं साल्टिंग आउट। साल्टिंग आउट इसको कहते हैं, इधर देखिए सपोज ये एक साल्ट है और पानी में डिजॉल्व है, सही है, और आप चाहते हैं कि ये साल्ट दोबारा से अनडिजॉल्व हो, क्या हो, तो पहला तो ये तरीका है कि उसको आप सुपर सैचुरेट बनाएं, तो मजीद जिस तरह आप एडिशन करेंगे ये अनडिजॉल्व हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है, वो बड़ा जबरदस्त तरीका है, वो ये है, ये सपोज साल्ट है, इधर देखिए शाबाश, सपोज ये साल्ट है अमोनियम क्लोराइड, सही है, तो अमोनियम क्लोराइड जब पानी में डिजॉल्व होता है तो NH4 पॉजिटिव आयन और क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन देता है, सही है ना, ये वाला, इसकी समझ आई। अब देखिए ये साल्ट गिवन है, ये आयनाइज हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे करें कि कोई दूसरा साल्ट ले ले, ऐसा साल्ट ले ले कि एटलीस्ट दोनों में एक आयन कॉमन हो, कि क्या हो, एक आयन उसमें कॉमन हो। मैं सपोज करता हूं साल्ट ले ले, लिक्विड ले ले, जो भी मटेरियल हो, मैं सपोज करता हूं कि मैं सिल्वर क्लोराइड लेता हूं। अगर सिल्वर क्लोराइड पानी में आयोनाइज होगा तो कौन सा आयन कॉमन है, दोनों में कौन सा आयन सेम है, क्लोरीन आयन सेम है। कौन सा आयन सेम है, इसकी जगह आप HCl भी ले सकते हैं, तो कौन सा आयन सेम होगा, HCl आयन, सॉरी जो क्लोराइड आयन है
वो कॉमन होगा। अब लिचार्ड प्रिंसिपल को जरा याद कर लें। लिचार्ड प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास पार्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन हो तो पहला तो आपने अमोनियम क्लोराइड डाला है, उसने अमोनियम और क्लोराइड आयन बनाया है। जैसे ही आपने दूसरा साल्ट डाला है, सपोज उसने सिल्वर और क्लोराइड बनाया है, तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है? क्लोरीन की। अब वो डबल हो चुका है। तो हमेशा लिचार्ड प्रिंसिपल में हम कहते हैं कि चीजें हमेशा हाई से लो की तरफ जाती हैं। तो देखिए ये जो क्लोरीन है दोबारा अमोनियम को लेके दोबारा क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, और वो आपके इस कंटेनर में अब ऊपर आ जाएगा अगर लाइट है, और अगर हैवी है तो नीचे बैठ जाए। इसको कहते हैं साल्टिंग आउट। किसी नमक को, किसी साल्ट को जो ऑलरेडी डिजॉल्व है उसको बाहर निकालना। तो ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉमन है। इसकी समझ अभी आपको नहीं आएगी क्योंकि अभी कॉमन आयन का एक लंबा टॉपिक बाकी है, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरह से एक दूसरे को सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन जनरली याद रखिएगा कि रिमूवल ऑफ अ साल्ट, जब आप एक साल्ट को रिमूव करें विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, इधर तो हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन उसको कहते हैं कि एक ही साल्ट है, पहले अनसेचुरेटेड है, फिर सेचुरेटेड है, फिर सुपर सेचुरेटेड है, और फिर जब उसके बाद आप उसमें मजीद अमाउंट डाल दें तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। इसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और जब आप क्रिस्टलाइजेशन ना करें बल्कि दूसरे साल्ट की मदद ले लें या दूसरे केमिकल की मदद ले लें, इसको साल्टिंग आउट कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये रूल ये है कि जो पहला साल्ट गिवन होता है वो वीक होना चाहिए। पहला पॉइंट नोट करें, शाबाश, वो वीक साल्ट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो दूसरा साल्ट या मटेरियल आप ऐड करते हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए। समझ आ रहे? खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरह से। तो जो कॉमन आयन होगा वो पहले साल्ट की सोल्युबिलिटी कम करेगा, उसको डिप्रेस करेगा और वापस जो है मटेरियल को प्रेसिपिटेट आउट करेगा, जिसको साल्टिंग आउट कहते हैं। इसके साथ ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। ये